नमस्कार, मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कल देखो हमने कल की वीडियो पढ़ा था भील जनजाति के बारे में। ठीक है, हमने देखो 3 जनजातियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हम भील जनजाति है तथा एस्किमो जनजाति है और बुशमैन जनजाति है। आज हम पढ़ेंगे चौथी जनजाति भारत के बारे में, गोंड जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, भील जनजाति के पूरे हम पढ़ चुके हैं, उनके बारे में, उनके आभूषण है, वेशभूषा है, ठीक है, आदि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उनका रहन सहन है, खान पान है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे गोंड जनजाति के बारे में, जो क्या है, किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ ये निवास करते हैं, भारत में कौन कौन क्षेत्र में रहते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, इनके भोजन है, जो आर्थिक क्रियाकलाप में भोजन है, वस्त्र है, इनके जो खान पान है, इनका निवास गृह है, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला है देखो गोंड जनजाति। गोंड जनजाति है जो एक सबसे बड़ा, यानी भारत में सबसे बड़ा एक जनजातीय समूह है, सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। यानी विश्व का या भारत का, सब भारत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम, तो ये भारत का क्या है, सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। गोंड जनजाति सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, और सबसे प्राचीन कौन सी है, भील जनजाति के बारे में हमें पढ़ चुके हैं। अब है इनकी उत्पत्ति के बारे में, तो इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, एक खोंडा शब्द यानी गोंड जनजाति या गोंड शब्द की उत्पत्ति क्या लिखेंगे, गोंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, खोंडा से हुई है। गोंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, खोंडा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, खोंडा का अर्थ क्या होता है, पहाड़ी होता है। इसका अर्थ क्या होता है, पहाड़ी। ठीक है, खोंडा शब्द का अर्थ क्या है, पहाड़ी क्षेत्र। यानी भील जनजाति है, गोंड जनजाति है या जनजातीय क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो वो सभी क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, या निर्जन या निर्गम जो क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे आसानी से जाया नहीं जा सकता, उन क्षेत्रों में निवास करने वाली ये क्या है, जनजाति है। तो इसकी उत्पत्ति देखो, गोंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, खोंडा से हुई है, और खोंडा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, पहाड़ी है। ठीक है, अब है भील लोग है, अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को कोइटूरे या कोल के नाम से भी पुकारते हैं, कोल भी कहते हैं। भील जनजाति के लोग हैं, अपने आप को कोइटूर या क्या कहते हैं, कोल कहते हैं। कोइटूर या कोल भील जनजाति के लोग अपने आप को कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये भारत में कब से निवास कर रहे हैं, या भारत में कौन कौन क्षेत्र में इनके द्वारा, जो देखो 16वीं शताब्दी से इनका हमें जो क्या है, जो साम्राज्य स्थापित किया इन्होंने, इससे पहले लोग क्या है, भारत में निवास कर रहे हैं। तो ये लोग देखो 16वीं शताब्दी से या 16वीं सदी से मध्य 18वीं सदी तक, मध्य 18वीं सदी तक भारत के मध्य भाग में, भारत के मध्य भाग में चार साम्राज्य स्थापित किए। मध्य भाग में इनके द्वारा कितने साम्राज्य स्थापित किए गए, 4 साम्राज्य। यानी भारत में क्वेश्चन आ जाए कि भारत में इनके द्वारा किन शताब्दी, कौन से समय में भारत में इनके द्वारा क्या है, साम्राज्य स्थापित किया गया, तो 16वीं शताब्दी से मध्य 18वीं शताब्दी तक भारत के मध्य में 4 साम्राज्य इनके द्वारा स्थापित किए गए। 4 क्षेत्र हैं, 4 साम्राज्य स्थापित किए गए, जिसमें कौन कौन से हैं, गढ़ मांडला, पहला इसमें है गढ़ मांडला, पहला गढ़ मांडला, दूसरा इसमें है देवगढ़, और तीसरा इसमें है चांदा, और चौथा इसमें है खेड़ला। 16वीं सदी से मध्य 18वीं सदी के मध्य क्या है, इन्होंने क्या किया, भारत के मध्य भाग में
4 साम्राज्य स्थापित किए, जिसमें है देवगढ़ है या गढ़मांडला है, चांदा है और खेड़ला है। 4 साम्राज्य इनके द्वारा, जैसे भील जनजाति क्या है अपना साम्राज्य स्थापित किया था, भील जनजाति ने शासन किया था, उसी प्रकार से भारत में जो गोंड जनजाति है उनके द्वारा भी क्या है शासित प्रदेश हैं। कौन से हैं? ये 4 शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इनके बाद में है, ये तो इनके बारे में है, गोंड जनजाति के बारे में, जो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई? खोंडा से हुई। अपने आप को कोलिया कोयटूर के नाम से पुकारते हैं भील जनजाति के लोग, सॉरी गोंड जनजाति के लोग। और इनके जो क्या है 4 साम्राज्य। अब इनका आता है निवास, निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र यानी भील जनजाति के लोग भारत में देखो कहाँ कहाँ निवास करते हैं। वर्तमान क्षेत्र है कि वर्तमान में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो उनके निवास क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसमें देखो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, एक इसमें आता है मैकाल पर्वत। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, मैकाल पर्वत, बस्तर का पठार। एक इसमें आता है गढ़जत की पहाड़ियाँ। एक है सोनदेवगढ़ की उच्च भूमि। ये क्षेत्र है देखो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, जो यानी मध्य भारत में महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, इन क्षेत्रों में जनजाति क्या करती है? निवास करती है। तो देखो यहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ी क्षेत्र में है, मैकाल पर्वत श्रेणी है, बस्तर का पठार है, गढ़जत की पहाड़ियाँ हैं तथा सोनदेवगढ़ की उच्च भूमि है। उन क्षेत्रों में भारत में क्या है वर्तमान में गोंड जनजाति क्या करती है? निवास करती है। ठीक है, अगर राज्य के बारे में आ जाए, राज्य विशेष में कि कौन कौन से राज्य में निवास करती है, तो राज्य में देखो कौन कौन से हैं? तो राज्य में है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। राज्य विशेष की बात करें तो राज्य विशेष में देखो कौन कौन से राज्य हैं इसमें, जिसमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना है। इन राज्यों में क्या है भील जनजाति क्या करती, सॉरी गोंड जनजाति क्या करती है? निवास करती है। ये गोंड जनजाति निवास करने वाले भारत के प्रमुख राज्य हैं, जिन राज्यों में गोंड जनजाति निवास करती है। क्षेत्र विशेष पूछे, क्षेत्र कौन कौन से हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, मैकाल पर्वत श्रेणी है, गढ़जत की पहाड़ियाँ हैं और सोनदेवगढ़ की उच्च भूमि है और बस्तर का पठार है। इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये क्षेत्र हैं और ये कौन से हैं? राज्य हैं। ये क्षेत्र इन्हीं राज्यों में क्या है? स्थित है। इन्हीं राज्यों में ये क्षेत्र है। क्षेत्र विशेष में पूछे तो ये बताना हमें, और राज्य के बारे में पूछे तो ये राज्य बताने। ठीक है, अब देखो जिन क्षेत्रों में निवास करती है, उन क्षेत्रों में कौन कौन से नदियों का उद्गम स्थल है, यानी वहां से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। इन क्षेत्रों में सतपुड़ा की पहाड़ियों से, मैकाल पर्वत श्रेणी है इनसे, या राज्य में इन राज्यों से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। तो नदियों के बारे में है कौन कौन सी नदियां हैं, तो देखो नदियां इसमें देखो इन क्षेत्रों में कौन कौन सी नदी बहती हैं या कौन कौन सी नदी को उद्गम स्थल है। तो इसमें देखो गोदावरी, गोदावरी नदी है, महानदी, सोन नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये नदियां हैं जिन क्षेत्रों में गोंड जनजाति निवास करती है, उन क्षेत्रों में इन नदियों का उद्गम स्थल है या उन क्षेत्रों से ये नदियां क्या होती हैं? निकलती हैं। ठीक है, जिसमें गोदावरी नदी है, महानदी है, सोन नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है। ये नदियां उन क्षेत्रों में क्या करती हैं? निकलती हैं, ये उन क्षेत्रों से आती हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है निवास क्षेत्र के बाद में आता है इनका आर्थिक क्रियाकलाप।
गौण जनजाति का आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप यानी कौन कौन सी क्रियाएं अपने जीवन निर्वहन के लिए इनके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं, या कौन सी आर्थिक क्रियाएं होती हैं? क्रियाएं देखो दो प्रकार की होती हैं, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं इनसे हमें क्या है, किसी प्रकार का मेहनता न मिलता हो या जिससे किसी प्रकार का हमें आर्थिक धन प्राप्त होता हो, लाभ प्राप्त होता हो, वही क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो आर्थिक क्रियाओं में वही पढ़ेंगे जो हम पीछे जनजातियों में पढ़ चुके हैं, उन्हीं टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन ये क्या क्या करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे भोजन है इनका वस्त्र है, इनका निवास क्षेत्र है, इनका जो आखेट है, उनके बारे में। ठीक है, तो इसमें आर्थिक क्रियाकलाप में पहला हम पढ़ेंगे आखेट। आखेट के बारे में, आखेट में देखो ये लोग क्या करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। ये लोग जंगली जानवरों क्या करते हैं, शिकार करते हैं। किसमें? आखेट में। जंगली जो जानवर है उनका शिकार करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो शिकार वर्तमान समय में क्या है, एक निषेध है, यानी इसमें रोक है। वर्तमान समय में शिकार करना क्या है, कानूनी रूप से क्या है, दंडनीय अपराध है। शिकार निषेध है, और शिकार निषेध होने के बाद भी या शिकार के प्रतिबंध होने के बावजूद भी कुछ मात्रा में लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। यानी पहले करते उसी प्रकार से नहीं करते हैं, बल्कि कुछ मात्रा में कम शिकार करते हैं, कुछ मात्रा में निषेध होने के बावजूद इनके द्वारा शिकार किया जाता है। लेकिन इसके अलावा ये क्या करते हैं, बेल जनजाति के लोग गौण जनजाति के लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। गौण जनजाति के लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। और कृषि इनके द्वारा देखो, यानी शिकार तो निषेध हो गया, तो इसके अलावा ये आर्थिक क्रिया कौन सी करें, तो इसके लिए क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। इसके लिए कृषि कार्य करते हैं। इनके द्वारा देखो दो प्रकार की कृषि की जाती है, एक है दीपा और दूसरी है पेंडा कृषि। यानी कृषि के दो रूप है इसमें, दीपा और पेंडा। दीपा कृषि कहाँ की जाती है, मैदानी भागों में की जाती है, मैदानी भाग में। पेंडा कृषि कहाँ की जाती है, पहाड़ी भागों में की जाती है। ठीक है, यानी गौण जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि के रूप बताइए कौन कौन से रूप हैं, तो दो प्रकार है, दो रूप है। एक दीपा कृषि है और दूसरा कौन सा है, पेंडा कृषि है। दीपा कृषि कहाँ की जाती है, यानी दीपा कृषि किस कृषि को कहते हैं, गौण जनजाति के द्वारा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, दीपा कृषि कहलाती है। और जो पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, पेंडा कृषि कहलाती है। ठीक है, जो दीपा कृषि और पेंडा कृषि है। दीपा कृषि है देखो एक जूमिंग कृषि का एक प्रकार है। दीपा कृषि जो क्या है कि जूमिंग कृषि का ही एक प्रकार है, या जूमिंग कृषि है। यानी हम देखें जो जूमिंग कृषि है या जूम कृषि, जिसे स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है, तो वो क्या है, दीपा कृषि है, जो गौण जनजाति के लोगों के द्वारा मैदानी भागों में की जाती है। इसमें देखो लोग क्या करते हैं, जो वृक्ष होते हैं उनको काट कर जलाकर वहाँ पे क्या है, उसकी राख को खाद के रूप में काम में लेकर वहाँ पे क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। फावड़े से या जो कुदाली से क्या करते हैं, बीज बोते हैं, यानी उसमें खुदाई करते हैं और फिर उसमें क्या है, उनके द्वारा फावड़े के द्वारा उसमें बीज का रोपण किया, बीज बोए जाते हैं और उसके बाद में वहाँ पे क्या की जाती है, कृषि की जाती है। यह प्रक्रिया यहाँ पे क्या है, 2 या 3 साल ही कृषि की जाती है। उसके बाद में उस भूमि को छोड़कर वही प्रक्रिया दूसरे स्थान पे दोहराई जाती है। तो वो कृषि गौण जनजाति कौन सी कृषि है, दीपा कृषि है। वो जनजाति वो कृषि कौन सी कृषि है, दीपा कृषि है। ठीक है, जो कौन सा है कि जूमिंग कृषि का एक प्रकार है, एक जूमिंग कृषि का ही एक रूप है। और इसमें देखो उत्पादन बढ़ाने के लिए, फसल अच्छी करने के लिए, यानी फसलें अच्छा उत्पादन करने के लिए, अच्छी पैदावार के लिए, फसल की अच्छी पैदावार के लिए क्या करते हैं, देवी माता को बलि दी जाती है। देवी माता को बलि देते हैं, जानवर क्या दी जाती है, देवी माता को इसमें क्या है, बलि दी जाती है। किसकी बलि देते हैं, पशु बलि देते हैं। देवी माता को क्या दी जाती है, इनके द्वारा
पशु बलि दी जाती है। किसके लिए? जो दीपा कृषि बोई जाती है, झूमिंग कृषि का जो एक प्रकार है, उसमें क्या है, अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी फसल के लिए ये क्या है, उस स्थान पे कह देते हैं देवी माता को पशु बलि दी जाती है, यानी पशु की बलि देवी माता को चढ़ाई जाती है, भेंट दी जाती है। ठीक है, तो ये है दीपा कृषि। अगला इसमें आता है देखो पेंडा कृषि के बारे में। ये तो दीपा कृषि है और अगला आता है इसमें पेंडा कृषि। पेंडा कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ी भागों में की जाती है। पेंडा कृषि जो कहाँ की जाती है? पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि है। पहाड़ी क्षेत्र में या पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि है। जो कौन सी कृषि है? जिसको क्या कहते हैं? गोंड जनजाति के लोगों की पेंडा कृषि के नाम से जाना जाता है। यह देखो कहाँ की जाती है? पेंडा कृषि पहाड़ी क्षेत्र में, यानी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। सीढ़ीनुमा कृषि जो कौन सी कृषि है? पेंडा कृषि कहलाती है। यानी क्वेश्चन भी आया हुआ है और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पेंडा कृषि कहाँ की जाती है, तो ये नहीं बताना है कि कहाँ पहाड़ी भागों में की जाती है, ये भी सही है, लेकिन हम इसको पूरा लिखेंगे कि पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि को पेंडा कृषि कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर की जाने वाली कृषि ही पेंडा कृषि का एक रूप है या पेंडा कृषि है। तो इसमें देखो सभी आगे, जिसमें मध्य प्रदेश से जो राज्य का नाम आ गया, जिला है, क्षेत्र है, तो वो बस्तर का जिला है, बस्तर जिला है। और जहाँ पे कौन सा भाग है, तो वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पे कैसी कृषि की जाती है? सीढ़ीनुमा खेत, इस प्रकार के खेत बना के क्या की जाती है? कृषि की जाती है। तो वो कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? पेंडा कृषि के नाम से जानते हैं। उस कृषि को क्या कहा जाता है? पेंडा कृषि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है देखो, ये तो है इनके आखेट के बारे में। अगला इनमें आता है देखो इसके भोजन के बारे में कि ये लोग क्या खाते हैं। अगला देखो आता है इनमें भोजन के बारे में। ये तो हमने पढ़ लिया इनके निवास क्षेत्र के बारे में, और दूसरा हम पढ़ रहे हैं आर्थिक क्रियाकलाप में, जिसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया आखेट। ठीक है, दूसरा है इनके भोजन के बारे में, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।